तो बच्चों आज का हमारा पाठ है साउंड, ध्वनि के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साउंड क्या होती है या ध्वनि हम किसे बोला करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही साउंड है। तो बेसिकली साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करता है। किसकी? सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है, उसको क्या बोला करते हैं, ध्वनि बोला करते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इनटू आवर ईयर्स। तो ये हमारा ध्वनि हो जाएगा। तो ध्वनि चलती कैसे है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है। किसमें? और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तरंग किसे बोलेंगे? तरंग हमारा माध्यम के अंदर होने वाले विक्षोभ को तरंग बोला करते हैं। माध्यम के अंदर उत्पन्न होने वाले विक्षोभ को तरंग बोला करते हैं। तो ध्वनि हमारी एक माध्यम की तरंग है। माध्यम की तरंग मतलब क्या होगा कि जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह के पास जो हवा के कण है, ये मेरे मुंह के पास जो हवा के कण है ये प्रेशर आने से दब जाते हैं और फिर क्या होगा, फिर ये जो प्रेशर है आगे माध्यम में चलता रहता है। तो इस तरह ध्वनि माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। तो जब हम बोलते हैं तो जब माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, उस पास पास आने को हम कंप्रेशन बोला करते हैं। और जब माध्यम के कण बिल्कुल फैल जाते हैं उसको हम रेरफैक्शन बोला करते हैं। तो हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो संपीड़न बोलेंगे। जब माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाएंगे उसको संपीड़न बोलेंगे, और जब माध्यम के कण जरा से फैल जाएंगे उसको हम क्या बोला करते हैं, विरलन बोला करते हैं। तो ध्वनि हमारी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ध्वनि की जो तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब समझो क्या हुआ करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से जो यहाँ पे हवा के कण हैं उनके ऊपर दबाव लगेगा और वो इस तरह वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये जो कण होगा कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, और जो मेरी ध्वनि है वो भी इसी दिशा में चलती है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि माध्यम के कण जिस दिशा में गति करते हैं, अगर ध्वनि भी उसी दिशा में गति करे या वो तरंग भी उसी दिशा में गति करे तो उसको हम क्या बोला करते हैं, अनुदैर्ध्य बोला करते हैं। अब हमें नेक्स्ट ये पढ़ना है कि वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि दो समीपवर्ती संपीड़न या समीपवर्ती विरलन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। दो समीपवर्ती विरलन या समीपवर्ती संपीड़न को हम क्या बोला करते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला करते हैं। अब हमें पढ़ना है आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड जिसको बोला करते हैं, वो क्या होगा। ध्वनि का कण पूरा एक दोलन करने के लिए जितना समय लेता है उसको हम आवर्त काल बोला करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझाऊं मैं आपको कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम रेस्ट पे है यहाँ पे। जब हम इसको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो क्या करेगा, वो पहले यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, उसके बाद इस तरफ जाएगा फिर वो वापस यहाँ आ जाएगा। तो इतने दोलन करने के बाद जब वो दोबारा अपनी मीन अवस्था पे पहुंचता है, मध्य बिंदु पे, तो इतना जो चक्कर पूरा करता है, जितना समय वो लेता है इस चक्कर को पूरा करने में, उसको हम क्या बोला करते हैं, आवर्त काल बोला करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब है कि कोई वस्तु, कोई भी बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। तो जो आवृत्ति का सूत्र रहेगा वो रहेगा 1/, आवर्तकाल 1/, टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड का उल्टा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी।
आवृत्ति और अब हमें बताना है कि तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो आवृत्ति को हम लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा v है, v को हम बोलते हैं क्या, इसको न्यू बोल देते हैं, क्योंकि ग्रीक लेटर है तो इसको न्यू बोला जाएगा। तो जो न्यू है वो आवृत्ति है और जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा ये हमें पता करना है। तो जब हम बात करते हैं कि तरंग दैर्ध्य है क्या, मैंने बोला कि जो संपीड़न है, संपीड़न का मतलब होता है जहां माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं उसको हम संपीड़न बोला करते हैं। जब माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तो उसको संपीड़न बोला करते हैं। फिर क्या होगा, माध्यम के कणों के पास ऊर्जा है, फिर वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। तो माध्यम के कण क्या है, यहाँ पास पास है, यहाँ फैल जाएंगे, यहाँ फैल जाएंगे। उसके बाद फिर वो अगले कणों के पास जाएंगे तो उनको फिर क्या कर देंगे, उनको भी वो संपीड़ित कर देंगे, मतलब दोबारा से पास पास आ जाएंगे। तो ये जो इनके बीच की दूरी होगी इसको हम लैम्डा बोला करते हैं। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा हमारा तरंग दैर्ध्य है और ये जो कंपन की गति है इसको हम बोला करते हैं, कंपन की गति को हम v लिख लेते हैं। v बराबर जो होगा वो होगा लैम्डा बटा टी, यानी कि गति कितनी होगी किसकी, उन कंपनों की। तो दूरी कितनी तय की है इन दोनों के बीच में, लैम्डा, और समय कितना लिया है वो है टी। तो हमारा जो v यानी कि जो तरंग की जो वेग आएगा वो होगा हमारा तरंग दैर्ध्य बटा समय, और इस 1/t को हम क्या लिखते हैं, न्यू लिखते हैं। तो ये न्यू इंटू लैम्डा, ये हमारी एक रिलेशन होगी जो इस पार्ट में हम लोगों को इस्तेमाल करनी होगी अलग अलग क्वेश्चंस करने के लिए। तो यहां से हमारा पहला जो सूत्र एक मेन बन के आता है वो हमारा आया v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, जहां पे v है तरंग का वेग या ध्वनि का वेग, और जो न्यू होगा इसको हम बोला करते हैं आवृत्ति, और ये जो आपको लेटर दिख रहा है इसको बोला करते हैं तरंग दैर्ध्य। तो इस सूत्र से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमें ये पता करना होगा कि ध्वनि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की गति कैसी होती है। तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में होगी, उसके बाद तरल में होगी, उससे कम मतलब कि तरल में होगी, और सबसे जो कम है वो हवा में होगी, और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि एक माध्यम की तरंग है। यानी कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिस माध्यम के कण बिल्कुल पास पास होते हैं वहां पे ध्वनि ज्यादा तेज चलती है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहां होती है, तो सबसे ज्यादा ठोस में होती है ध्वनि की गति, उससे कम हमारी तरल में होगी, उससे कम गैसेज में यानी कि हवा में होगी। और ध्वनि कहां नहीं चल सकती, ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं चल सकती। और अगर हमारा जो ध्वनि, अगर हम बात करें कि ध्वनि कब ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, अगर किसी दिन आर्द्रता ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो, तो भी हमारी ध्वनि उसके अंदर ज्यादा तेज चलेगी। तो ये तो था ध्वनि के चलने के बारे में। और अगर हमारा तापमान बढ़ता है तो भी ध्वनि की गति बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तापमान का ध्वनि की गति पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर तापमान बढ़ता है तो भी ध्वनि की गति बढ़ती है, और अगर हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है, तो भी हवा की यानी कि जो ध्वनि की गति है वो ज्यादा हो जाती है। तो जैसे अल्ट्रासाउंड एक होता है इंफ्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड होता है कि जिसको हम
नहीं सुन सकते। तो मानव जो कर्ण है, हमारा जो कान है, उसकी सुनने की क्या है, एक रेंज है। वो क्या रेंज है कि हम कहां से कहां तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो 20,000 से जो ऊपर होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। और जो 20 से अगर हमारी ध्वनि क्या है, इससे बड़ी है तो उसको पराश्रव्य बोलेंगे, और अगर ये छोटी है तो उसको बोला करते हैं अवश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति है तो उसको हम बोलेंगे पराश्रव्य, और अगर 20 से कम है तो उसको हम बोला करते हैं अवश्रव्य। ये हमारे कान की जो है रेंज है, परंतु काफी सारे और एनिमल्स हैं जिसके लिए रेंज अलग अलग होती है। अब ध्वनि की जो हम बात करें, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मतलब होता है आवाज की प्रबलता। वो किस पे निर्भर करती है, वो एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है कि ध्वनि जो इंटेंसिटी होगी ध्वनि की, जितना ऊंचा, वो लाउडनेस जो होगी, लाउडनेस का मतलब होता है कि उस ध्वनि के अंदर कितनी सारी ऊर्जा है। तो ऊर्जा जहां ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे उसकी जो इंटेंसिटी है, प्रबलता, वो भी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन के बारे में। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, इसी तरह ध्वनि का परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसको क्या बोला करते हैं, ध्वनि का परावर्तन बोला करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम हमारे से जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर जो वस्तुएं हैं, उसकी दूरी पता करने के लिए लगाया जा सकता है। तो ध्वनि के परावर्तन में क्या होगा, मान लो कि यहाँ एक कोई पहाड़ है, यहाँ एक बंदा आवाज निकालता है, तो क्या होगा, वो आवाज जाएगी, उसके बाद टकरा के वापस आएगी। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ये पहाड़ इस आदमी से कितना दूर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब बोलते हैं तो टाइम नोट कर लेंगे, और फिर जब वो आवाज टकरा के वापस आएगी वो टाइम नोट कर लेंगे। मान लो वो दोनों जो टाइम हुए हमारे पास, T1 आने का और T2 जाने का, तो दोनों टाइम हम जोड़ने के बाद हम लिख देते हैं T1 + T2 = T। अब देखो, ये जाने की दूरी है D, और ये आने की दूरी है क्या, ये भी D। तो यहां से अगर दूरी हम लोगों को पता करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ध्वनि की गति कितनी होती है। ध्वनि की गति जो है वो 332 मीटर/सेकंड होती है, किसके, हवा के अंदर। तो यहां से हम क्या बताएंगे कि जो दूरी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, दूरी होता है 4 × समय। अगर उसको टाइम लगा 1 सेकंड आने में और जाने में, तो दूरी कितनी हो जाएगी, वहां पे 2 तरह की दूरी हो जाएगी। तो हमें यहां जो दूरी बनेगी वो कितनी होगी, 2D = ध्वनि की चाल 332 × समय जो उसको लगा है वो हम पता कर लेंगे यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, टाइम भी है और ध्वनि की गति भी है, तो हम यहाँ से टाइम, ये जो डिस्टेंस है वो पता कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, 332 × T/2। तो ये क्या मेथड रहेगा, ये परावर्तन के तरीके से हम लोग किसी बड़े पहाड़ की दूरी पता कर सकते हैं। तो ये ध्वनि का परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब क्या है कि ध्वनि एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। अब इसी आधार पे हमारा एक यंत्र बनाया हुआ है जिसका नाम है सोनार। सोनार जो यंत्र है उसका पूरा नाम क्या होता है, उसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मतलब हमें ध्वनि के मदद से हम लोगों को किसी दूर स्थित ऑब्जेक्ट का दूरी का पता लगाना है। तो ये माध्यम हम ज्यादातर किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हम जब पानी वाले जहाज में हैं और नीचे हमें कुछ
अगर कोई और मलबा है, कोई जहाज डूबा हुआ है या कोई पनडुब्बी है, अगर उसका पता करना हो तो हम सोनार के तरीके से उसको क्या करते हैं, पता करते हैं। तो उसका क्या तरीका रहता है भाई, मान लो यहाँ हम जहाज में हैं और नीचे यहाँ कोई ऐसे अगर मलबा पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्वनि तरंगे भेजते हैं, वो ध्वनि तरंगे टकराकर वापस जाती हैं। तो हम दूरी बता सकते हैं। तो दूरी का क्या तरीका रहेगा, 2d बराबर होगा c × t, जहाँ पे c आपकी ध्वनि की गति रहेगी। और आप लोग ये याद रखिए कि जो ध्वनि की गति है वो पानी के अंदर 1550 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ से आप d कैसे निकालोगे, d हो जाएगा c × t बटा 2, यानी कि c ध्वनि की गति 1550 रखोगे। समय आप नोट कर लोगे, सिग्नल जब गया और आया, दोनों के टाइम आने जाने में जो टाइम लगा हम उसका क्या कर देंगे, आधा टाइम कर देंगे हम लोग, और दोनों की गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। तो जो सोनार है हमारा, सोनार हमारा क्या है, एक डिवाइस है जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर पड़े हुए दूसरे जहाज के मलबे या किसी अन्य और किसी हम जो भी पनडुब्बी का पता लगाना चाहते हैं या कोई और हमारे पास कोई भंडार है तेल का या गैस का, उसका पता लगाया जा सकता है। वो किसकी मदद से, सोनार की मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड मेडिकल जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें काफी जगह काम आता है। तो अल्ट्रासाउंड से हम एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट में उपयोग वाला है, दूसरा अगर हमें पता करना है कि कोई धातु की शीट है उसमें कोई बारीक सा छिद्र नहीं है तो उसका भी पता कर सकते हैं, और बिल्डिंग में जो क्रैक्स वगैरह हैं उसका भी पता हम किससे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्निक से कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है जिसको अनुरणन बोला करते हैं। अनुरणन होता है जब आवाज हमारी किसी हॉल या किसी कमरे के दीवारों से टकराकर वापस बार बार सुनाई देती रहती है तो उसको क्या बोला करते हैं, अनुरणन बोला करते हैं। तो अनुरणन हमें कम से कम चाहिए होता है। तो ऐसा हॉल हमें नहीं चाहिए होगा जहां पे हमारी आवाज हमें बार बार सुनाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुरणन बोला करते हैं। तो अनुरणन हमारा कम से कम होना चाहिए, और उस हॉल की जो लंबाई है वो 17 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी आवाज फिर हम लोगों को टकराकर वापस सुनाई देती रहेगी। अगर इससे ज्यादा है तो हमें उसकी दीवारों पर बढ़िया टाइप का प्लास्टर या फिर कुछ ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए जिससे हमारी आवाज दोबारा से हम लोगों को परावर्तित होकर सुनाई ना दे। अब ध्वनि की कुछ विशेषताएं होती हैं। जो ध्वनि तरंग है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं ध्वनि तरंग की। तो सबसे पहला होता है पिच, दूसरा होता है हमारा टिम्बर, और उसके बाद होते हैं श्रिल। यानी कि पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। अब जिसकी आवाज पतली होगी उसकी जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है, और जिसकी आवाज भारी होती है उसकी जो तीव्रता, उसकी जो आवृत्ति है वो क्या होगी, आवृत्ति कम होगी। टिम्बर का मतलब होता है कि वो क्वालिटी ऑफ साउंड की बात हम करते हैं कि हम लोग जैसे कई बार फोन पे बता देते हैं कि कौन बोल रहा है, तो हमें क्या है कि उस क्वालिटी का पता है, उसके साउंड की क्वालिटी का पता है। हालांकि जो औरतें हैं उनकी जो बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम उनकी आवाज में जो अंतर बता पाते हैं वो किसकी वजह से बता पाते हैं, वो टिम्बर की वजह से बता पाते हैं। और श्रिल का मतलब होता है जो आवाज की जो एक अलग, वो भी क्वालिटी हुआ करती है आवाज की, जिससे हम उस दो डिफरेंट टोन वाली आवाज को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर दो भिन्न भिन्न आवृत्ति की जो आवाजें हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि की। इतनी सारे आप लोगों को ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ध्वनि क्या है। और ध्वनि एक माध्यम की तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें
संपीड़न होंगे और विरलन होंगे। दो संपीड़नों के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको तरंग दैर्घ्य बोला करते हैं। और उन माध्यम के कणों को पूरा दोलन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलेंगे। और 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार दोलन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। फिर उसके बीच में जो संबंध स्थापित किया था वो था v = न्यू लैम्डा। ये हम लोगों को याद रखना है, इससे हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम परावर्तन की बात करते हैं। परावर्तन का मतलब होता है ध्वनि का एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना, उसको हम बोलेंगे परावर्तन। तो परावर्तन से हम किसी हमारे से दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। और इसी टेक्निक पे फिर हम क्या बनाते हैं, दूसरा सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड। जो सोनार की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जहाज में बैठे हैं तो नीचे अगर दुश्मन की कोई पनडुब्बी है तो उसका पता लगाया जा सकता है। जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है वो भी हमारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो हमारे कंटेनर हैं उनके बारे में अगर उनमें कोई बारीक सा छिद्र है तो वो भी अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। और अनुरणन की बात हम लोगों ने की। अनुरणन क्या होता है, किसी सतह से ध्वनि का बारंबार टकरा के वापस आना, तो वो हमारा अनुरणन कहलाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। और अनुरणन हमें कम से कम करना होता है अपने जो भी हमने जो अपना घर बनाया, हॉल बनाया है, जहां पे हम लोगों को कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो वहां पे आवाज टकरानी नहीं चाहिए। तो ये सारा ध्वनि के ऊपर था। तो और दूसरी बात की ध्वनि की जो गति है वो सबसे ज्यादा ठोस में होगी, उससे कम तरल में होगी, सबसे कम किस में होगी, हवा में या गैसेज में होगी। और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की गति पानी में 1550 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अवश्रव्य ध्वनि क्या होगी, अवश्रव्य ध्वनि होती है जिसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम हो। और प्राश्रव्य ध्वनि वो होगी जिसकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। हर्ट्ज हमारा आवृत्ति का यूनिट हुआ करता है। आवृत्ति को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्ज का। ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए हम बेल और डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी हमने बात की थी कि जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो उच्च हाई पिच होगी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच होगी। उसके बाद हमने बात की थी कि क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको हम टिम्बर बोला करते हैं, कि दो समान आवृत्ति में से हम जो क्वालिटी ऑफ साउंड जिसकी वजह से पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज है तो उसको बोला करते हैं टिम्बर बोला करते हैं। और एक ध्वनि जो डिफरेंट टाइप की टोन्स हैं उसको हम किससे पता करते हैं, टिम्बर से पता करते हैं। तो ये ध्वनि के बारे में आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी होगी। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।